नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि एक विषय है कि नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ये जो वार्ता की जानी है ये थोड़ी सशर्त है, ऐसा लगता है जो कि है। और जो मैंने कहा, एक जो पर्चा जारी हुआ है, और पर्चा किसने जारी किया है, अभय नाम के प्रवक्ता हैं, जो नक्सली प्रवक्ता हैं, ये उनके द्वारा जारी किया गया पर्चा है। और इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, सरकार से संबंधित बातें लिखी हुई हैं, वार्ता से संबंधित कुछ विषय है, लेकिन बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन अब जब नक्सली ये कह रहे हैं, जो उनकी स्पेशल जोन कमेटी है, जो सेंट्रल कमेटी है, वो जब ये कह रही है, तो इसके मायने क्या निकलते हैं, इसके अर्थ क्या निकलते हैं, निहितार्थ इसके क्या होते हैं, कि आखिर ये वार्ता की पेशकश क्यों की जा रही है, प्रस्ताव क्यों दिया जा रहा है। हालांकि इसके पहले भी एक बार ये प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन अभी जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें जो शुरू की जो 2-4 लाइनें लिखी गई हैं, जैसा कि हम समझ पाए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, तो उसमें यही बताया गया है कि इतने महीनों में 400 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं, गिरफ्तार हैं, जेल में हैं। तो कुल मिलाकर ये बताया गया है कि नक्सलियों को बहुत नुकसान हो रहा है। पिछली बार जब हम देख रहे थे कि 12 मार्च 2021 में भी जब प्रस्ताव आया था, तो उस समय ये कोई बातें नहीं थी कि बड़ा नुकसान हो रहा है, ये सब कुछ ऐसी बहुत विशेष बातें नहीं थी, लेकिन ये था कि हाँ, वार्ता के लिए हम तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो भी सशर्त थी। चलिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने विशेष अतिथियों के साथ। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले ही नक्सली शांति वार्ता करने के लिए तैयार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने एक पर्चा जारी किया है। अभय ने लिखा कि पिछले 15 महीनों में हमारे 400 साथी मारे गए हैं। अगर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन रुकता है तब हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। नक्सली नेता अभय ने तेलुगु भाषा में पर्चा जारी किया है। इसमें लिखा है कि 24 मार्च को हैदराबाद में संगठन की एक बैठक में यह निर्णय हुआ है। नक्सलियों के इस शांति वार्ता प्रस्ताव पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार किसी भी प्रकार की सार्थक वार्ता के लिए तैयार है, बशर्ते इसके लिए कोई शर्त ना हो। नक्सली वास्तव में मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं तो उन्हें वार्ता की शर्तों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना होगा और साथ ही संविधान की मान्यता स्वीकार करनी होगी। नक्सली संविधान को नकारते हैं और समानांतर व्यवस्था थोपने की कोशिश करते हैं, तो वार्ता का कोई औचित्य नहीं रहता। मैं तो कह रहा हूँ ना, उन्होंने स्वयं ही लिखा है अपने उस पत्र में। उन्होंने लिखा है कि पिछली बार हमने कहा कि 6 महीने तक उसमें कैंप से बाहर ना निकलें और ये फोर्सेस कम कर लिए जाएं और हथियार बंद कर दिए जाएं, जमा कर दिए जाएं, तो हम चर्चा करेंगे। उसके लिए तो उसी समय बात हुई थी भाई। इन शर्तों के साथ थोड़ी चर्चा होगी। चर्चा होगी, निःशर्त चर्चा होगी। और अभी भी हम तैयार हैं, माननीय हमारा केंद्रीय नेतृत्व तैयार है, माननीय विष्णुदेव साई जी तैयार हैं, चर्चा में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सरकार कोई समिति विमिति नहीं बनाएगी। जो उनको बनाना है, जो चैनल यूज करना है वो किया जाए, हम तैयार हैं बात। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर 2 तरह का बयान दिया है। एक ओर तो सरकार को नक्सलियों के द्वारा दिए गए शांति प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर नक्सलियों की ओर से दिए गए इस प्रस्ताव पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नक्सलियों के शांति वार्ता के पत्र पर सरकार को विचार करना चाहिए। बैज ने कहा कि शांति वार्ता के लिए नक्सलियों की ओर से ठोस निर्णय आया है, तो इस पर विचार करना चाहिए। किस स्थिति में शांति वार्ता करना चाहते हैं, शांति वार्ता का मकसद क्या है, बस्तर की शांति के लिए क्या बेहतर हो सकता है, इस पर सरकार क्या सोचती है, यह निर्णय सरकार को करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए प्रोपोगेंडा कर रही है। अगर शांति वार्ता के लिए अगर नक्सलियों के तरफ से अगर वार्ता के लिए ठोस निर्णय अगर आया है, तो निश्चित रूप से सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए, ये कोई प्रोपोगेंडा तो नहीं। नक्सलियों के द्वारा जारी किए गए शांति प्रस्ताव पर भले ही राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन इतना तो तय है कि पिछले 15 महीनों से प्रदेश में सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जाने वाले प्रभावी अभियान ने बड़े नक्सली नेताओं की नींद उड़ा दी है।
कुछ दिनों पहले भी एक पर्चा जारी कर नक्सली प्रवक्ता ने इस साल मारे गए नक्सलियों की संख्या बताई थी। स्पष्ट है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सल समस्या को जड़ से समाप्त करने के बार बार दोहराए जाने वाले संकल्प ने नक्सलियों को इस शांति वार्ता का मार्ग दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज़ प्लस, रायपुर। चलिए सीधे मैं चर्चा पर आ जाता हूं। परिचय करवा दूं मेरे विशेष अतिथियों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निशिकांत पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। निशिकांत जी स्वागत है। अभिमन्यु मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु जी आपका स्वागत है। और साथ ही साथ बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, समझाइएगा। शुरुआत आपसे निशिकांत पांडे जी। ठीक है, वो तो स्पष्ट कह रहे हैं विजय शर्मा जी की भाई संविधान के दायरे में होगी जो भी वार्ता होगी, और आपको सशर्त वार्ता का तो कोई स्थान ही नहीं बनता। आपको क्या लगता है, अगर ऐसी कुछ स्थिति बनती है, थोड़ा सा कोई कंप्रोमाइज़ भी करना पड़े तो अवसर है, वार्ता कर लेनी चाहिए? क्या लगता है आपको, सरकार को? निशिकांत जी। संजय जी, आपको, बड़े भाई बाबूलाल शर्मा जी को और अभिमन्यु मिश्रा जी को संध्या जोहार जी। देखिए, अब होत का पश्चात जब चिड़िया चुग देखे, देखिए जो अभय इनके प्रवक्ता हैं वो भय में ऐसी चिट्ठी पत्री लिख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से तो वास्तव में घबराहट तो है चारों दिशा में, और जो युद्ध है वो निर्णायक स्तर पे पहुंच चुका है संजय जी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। मतलब जो ऑपरेशन ऑल आउट की दिशा में हम आगे बढ़े हुए हैं, हम सफलता के बहुत करीब हैं और बहुत शीघ्र ये सफलता हो जाएगी हमको। जो प्रस्ताव उन्होंने भेजा है, तो एक इंग्लिश में कहावत, उसको हिंदी में बोलता हूं मैं आपको, भिखारी के पास कोई चॉइस नहीं होता, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ऐसा बोलते हैं। तो भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होता। और ये लाल आतंक के जो आदमखोर है, मानवता के जो दुश्मन है, कितने घरों के गोद सुने किए हैं, वो हमसे किसी भी सहानुभूति की उम्मीद ना करें। एक बात। दूसरी बात कि जो ये बोल रहे हैं कि वार्ता करना है, आइए आत्मसमर्पण कीजिए, उसके बाद जितनी चर्चा करनी होगी हम आत्मसमर्पण तो कर ही रहे ना। लगभग 1200 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। संविधान के नीचे अगर आके आप चर्चा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज बुलेट के जगह पे बुलेट हमारे पास बहुत ज्यादा है, हौसला हमारे जवान का बहुत आसमान पे है और शानदार सफलता मिली। तीसरी बात, देखिए जिस प्रकार से ये अभी वार्ता की बात कर रहे हैं शर्त के साथ, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ एक आध और सफलता मिलने दीजिए संजय जी। घुटनों पे बैठ के भीख मांगेंगे, बख्श दो हमारी जान, और हम कहेंगे चल हट, छूटता नहीं। इनके साथ कोई मरुवत की बात हमको करनी ही नहीं चाहिए। कई घरों के साथ इन्होंने ऐसा मानवता का आदमखोर खेल खेला है, हमारे मन के अंदर कहीं पे भी कोई किंतु परंतु नहीं है। ऑल आउट मतलब ऑल आउट, पूरा बस्तर एकदम बिल्कुल शांत हो, विकास के राह से आगे बढ़े और विश्वास के साथ पूरे प्रदेश के एक एक व्यक्ति का विकास हो, ये संकल्पना के साथ हम आगे बढ़े संजय जी। तो कोई किंतु परंतु नहीं है। हो सकता है ये इनका ट्रैप भी हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि ट्रैप भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऑपरेशन रुकना नहीं है अनटिल अनलेस आखिरी लाल आतंक का आदमखोर मारा न जाए। ठीक है संजय। अभिमन्यु जी दीपक भाई सुझाव दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो शर्तें हैं वो भी आपके सामने हैं कि जो कैंप हैं वो हटा लिए जाएं, कैंप से बाहर ना निकले जो जवान हैं, और कैंपों का विस्तार ना किया जाए। बहुत सारी बातें हैं जो शर्त के रूप में हैं। ऐसी स्थिति में विपक्ष में आप हैं, सुझाव देते हैं सरकार को वार्ता करनी चाहिए। संजय जी नमस्कार। जी। निशिकांत जी को नमस्कार, बाबूलाल जी को मेरा नमस्कार। देखिए, पहले भी हमने लगातार देखा है कि नक्सली द्वारा अलग अलग प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं और उसमें जाकर उन लोग यही मांग करते हैं कि ऑपरेशन रोक दिए जाए और अपने कैंप में रहे। देखिए, मैंने आज पिछली बार भी आपकी डिबेट में कहा था कि हमने सबसे पहली चीज यही बनाई थी कि हमको अपने कैंप छोड़ के उनके मार्ग में घुसना है, और अपने कैंप में रहने में और सुरक्षा में रहने में उनको फायदा है, क्योंकि उनको चिंता नहीं है, वो हम उसके रडार पे रहते हैं और हम अपनी सुरक्षा करने में एक जगह तक सीमित रहते हैं। तो कहीं से कहीं तक उनकी शर्तें मानने लायक तो नहीं है और मानने पे कोई विचार भी होना चाहिए, और हम स्थिति में नहीं है कि उनकी कोई शर्तें माने, बल्कि वो स्थिति में है कि उन्हें हमारी शर्तों पे हमसे अगर बात करना चाहिए, और उसके बाद भी अगर निशर्त बात करना सरकार चाहती है तो बिल्कुल उचित है, उनकी शर्त मानने में कोई जरूरी नहीं है। अब उसके अलावा जो बोल रहे थे कि
सोचना चाहिए एक बार। तो फिर ये है कि बिल्कुल देखिए, बातचीत का रास्ता तो हमेशा खुला रहता है, सरकार कोई भी हो, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है। कोई सरकार नहीं कहती कि आप कोई बात नहीं करना चाहते, आप आत्मसमर्पण करें, आप सरेंडर करें और आप चर्चा करें। पुनर्वास नीति भी इसी वजह से होती है, सारी नीतियां इसी वजह से होती है, उनको फायदे दिए जाते हैं। इनामी नक्सली अगर खुद सरेंडर कर रहे तो उसे दोगुनी राशि दी जाती है, बहुत तरह की चीजें हैं। तो ये सारी बातें इसलिए होती है क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको हम मारें, लेकिन आप अगर हमें मजबूर करेंगे तो उसके अलावा और कोई चारा नहीं बचता। आप आइए, सरेंडर कीजिए, हथियार आप छोड़ दीजिए और मुख्य धारा में आइए, बिल्कुल आप काम कीजिए। आप शिक्षा के प्रति आपको जोड़ा जाएगा, आपको मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। सरकार पूरी तरह से मदद भी कर रही है। और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा और धन्यवाद भी देना चाहूंगा अपनी पूर्व सरकार को, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी, कि उनकी जो नीति थी, जिस नीति में अभी तक काम चल रहा था, 1 अप्रैल से नई नीति लागू हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें मैं उनको बधाई देता हूँ। जल्द से जल्द इसका निराकरण हो, इसका खात्मा हो। और 2026 जो हम डेडलाइन लेके चल रहे हैं, पहले 2024 की डेडलाइन थी, 2026 डेडलाइन लेके चल रहे हैं कि जो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि नक्सलवाद पूरा तरह से खत्म हो जाए और जो वैचारिक रूप से पूरी तरह से खत्म करने की बात है, जो हमने स्कूल वहां पे खोल दिए थे, उसके अलावा हम ओलंपिक करा देते, अभी भी बस्तर ओलंपिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। तो मुख्य धारा में छोड़ने का काम चल रहा है। वनोपज हमने जो खरीदने की ज्यादातर जितने हो सके वनोपज खरीदने की जो एक हमने प्रथा शुरू की थी, वो भी अभी जारी है। तो यही सब चीजें हैं जिसमें वनांचल के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। और विचार को मारने के लिए विचार की जरूरत है। बिल्कुल, सीधी बात है, बरगलाए ना जाए, ये वो जरूरी है जंगल। ठीक है बाबूलाल जी, जैसा आप देख रहे हैं कि 15 महीनों में क्या स्थिति बनी है। 2000 हम देखते हैं 24 में 10 बड़ी मुठभेड़ होती है और उसमें 163 164 के लगभग नक्सली मारे जाते हैं। हर लगभग समझिए अल्टरनेट मुठभेड़ में एक कोई बड़ा, दो कोई बड़ा नक्सली नेता, कमांडर, वो सब मारा जा रहा है। 2025 में 11 मुठभेड़ होती है और उसमें करीब 142 नक्सली मारे जाते हैं। आप समझ लीजिए इतने अंतराल में। तो ये जो बात है, जो पर्चे में भी है कि 15 महीनों के भीतर 400 से अधिक साथी मारे गए हैं, जो कि पर्चा एक अभय नाम के व्यक्ति के नाम से आया है, जो प्रवक्ता हैं। पी सुंदरराज ये कहते हैं, बाबूलाल जी आईजी हैं बस्तर रेंज के, कि ये पूरी तरह से ध्यान भटकाने की कोशिश है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। अगर शांति चाहिए तब शर्त कैसी, हिंसा कैसी? तो क्या ऐसा लग रहा है पत्रकार होने के नाते आप जो सब कुछ देख रहे हैं, ध्यान भटकाने की कोई कोशिश है क्या, या कुछ और? कि ध्यान भटकाने का प्रयास है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो कुछ हुआ था, एक बार जो है इतना ज्यादा दबाव आंध्र प्रदेश में बढ़ा था पुलिस का कि बैकफुट पे आने लगे थे नक्सली, और उन्होंने शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया और सरकार ने उसको स्वीकार किया और शांति बनाई। वो 6 महीने की जो शांति थी, उस दौर में उन्होंने अपने आप के मजबूत कर लिया और फिर से वारदातें शुरू कर दी। उसके बाद जो है ग्रे हाउंड करके एक टीम बनाई गई, उसके दबाव से जो है फिर नक्सलवाद वहां का समाप्ति में आया। आखिर दबाव से ही वहां नक्सलवाद समाप्ति में आया। शांति वार्ता का तो उन्होंने दुरुपयोग किया नक्सलियों ने। तो जब जब दबाव बहुत बढ़ता है, शांति वार्ता की ऐसी अपील आती है, यहाँ भी एक बार आ चुकी है, लेकिन उन्होंने शर्त यही रखी थी जो अभी रखी है, सारी की सारी यही शर्त थी। लेकिन आप मुझे ये बताइए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब आप शांति चाहते हैं, शांति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो फिर शर्तें किस बात की? आप सीधा सीधा कहिए ना कि हमारे शांति वार्ता के दिन तय कीजिए और उतने दिनों में जो है कहीं कोई वारदात न की जाए। 7 दिन 6 दिन बातचीत चले, 5 दिन बातचीत चले, 2 दिन बातचीत चले, उन 2 दिनों के लिए जो है वो हथियार न चले, इसकी शर्त रख सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं होगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब वो अपने मांड में वापस चले जाए जवान और अपने कैंप में चले जाए, कैंप भी हटा दिए जाए, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता। आप जब मारते हैं लोगों को, तब तो आपके बारे में क्या सोचा जाए, समझने की बात है। अब आप जब खुद जा रहे हैं, इस दुनिया से कूच कर रहे हैं, आप लगातार मारे जा रहे हैं, आप पर दबाव बढ़ रहा है, तो आप शर्त रखते हैं हम शांति वार्ता चाहते हैं। तो बिल्कुल सरकार का स्टेप बिल्कुल सही है, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि आप पहले सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर करिए और फिर शांति वार्ता बात कीजिए, जो भी बात करना है। और अगर बात भी करना है तो आप एक दिन तय कीजिए, 2 दिन। उन 2 दिनों में अपने प्रतिनिधि को भेजिए। उन 2 दिनों में किसी प्रकार की वारदात जवान नहीं करेंगे, ये माना जा सकता है। और उन 2 दिनों में जो चर्चा हो, हाँ या ना तो फिर से वैसा ही वैसा होगा जैसा आज हो रहा है।
और मैं इस बात को मानता हूँ कि नक्सलवाद अगर समाप्त होता है तो इससे अच्छी बात हमारे प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं हो सकती, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। बल्कि ये भी कहा गया, जनता से समर्थन मांगा गया है, जो पत्र में बताया गया है कि जनता से समर्थन मांगा गया है। बुद्धिजीवियों को कहा गया है कि वो राष्ट्रव्यापी स्तर पर राष्ट्रव्यापी दबाव बनाएं सरकार पर, और भी छात्रों से, पत्रकारों से, आमजनों से ये अपील की गई है कि भाई साथ दीजिए, दबाव बनाइए सरकार पर। जी, अरे आप तो दबाव में आइए, हम फिर दबाव हम भी डालेंगे। आप पहले दबाव में आइए, आप पहले हथियार किनारे रखिए, आप उस तरीके का माहौल बनाइए, उसके बाद पूरे समाज आपका साथ देगा ना। जी, क्यों नहीं देगा साथ? बिल्कुल। आप अगर सुधरना चाहते हैं, मैं आप पूछता हूँ, गोली मारेंगे तो थोड़ी आपके साथ देगा कोई, लेकिन जब आप सुधरना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पूरा समाज, पूरा वर्ग आपके साथ में रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई आपसे बदला चुकाएगा। आज जितने लोगों ने सरेंडर किया, क्या उससे लोग बदला चुकाने जाते हैं क्या कि आपने क्यों मारा था हमारे लोगों को? नहीं, उससे हमारे जो भारत के राष्ट्र के लोग हैं वो बड़े उदारवादी हैं, हर चीज को 15 दिन के बाद भूल जाते हैं। वो इसको याद रख करके जो है वो पास्ट को याद करके भविष्य खराब नहीं करते। ये उनकी भावना है और बहुत अच्छी भावना है। इसलिए जो है आप पहले ऐसा माहौल बनाइए, ऐसा तरीका निकालिए जिसमें इस तरह की शर्त वर्त ये वो सब ना हो, और कोई एक रास्ता निकले जिसमें लगे सरकार को कि हाँ भाई ये वास्तव में चर्चा करना चाहते हैं और कोई प्रकार की गलतफहमी अगर हुई है उसको दूर करना चाहते हैं, तो वो आप करो ना। आप क्या मांगना चाहते हैं, क्या चाहते हैं बस्तर क्षेत्र के लिए, क्या सरगुजा क्षेत्र के लिए चाहते हैं, क्या आदिवासियों के लिए चाहते हैं, क्या अनुसूचित जाति के लिए चाहते हैं, वो बताइए। और फिर सरकार जो नहीं कर रही होगी उसको अपने संज्ञान में लेगी, करने लायक हुआ तो करेगी, नहीं करने वाला ना बोलेगी। नहीं कर सकते इस चीज को। एक बात और, एक बात बताइए अभिमन्यु मिश्रा जी, मैं आपसे पूछूंगा। मैं बड़ा अच्छा लगा कि जो निशिकांत जी ने कहा, लगभग सारी बातें आपने वही कही, क्योंकि देखिए एक कुछ विषय होते हैं जहाँ पर कि मैं नहीं समझता कि राजनीति होनी भी चाहिए, या फिर सुर इसलिए बदलें क्योंकि भाई इस पार्टी वाला ये बोल रहा है इसलिए मैं ऐसा बोलूँगा, होना भी नहीं चाहिए। वो आज दिखा। लेकिन एक बात जो थोड़ी सी लगी कि कुछ राजनीति है, दीपक बैज जो कह रहे थे कि सरकार को वार्ता पर विचार करना चाहिए, फिर उन्होंने जो एक बात कही कि या तो ऐसा तो नहीं कि सरकार वाहवाही लूटने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए ये प्रोपोगेंडा कर रही है, फैला रही है, ये ऐसा कैसे? मतलब सब कुछ स्क्रिप्टेड है क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए संजय जी, बिल्कुल एक नक्सलवाद का मुद्दा ऐसा है जिसमें नक्सलवादी किसी के सगे नहीं है, ना हमारे, ना भारतीय जनता पार्टी, ना लोगों ने अपने करीबियों को खोया है इसमें चीजों में, और बहुत ही वारदातें देखी है। मैं तो स्वयं राजनांदगांव से आता हूँ, नक्सली क्षेत्र से आता हूँ, मैंने भी यहाँ तो हमारे एसपी साहब को हमने शहीद होते देखा है 24 साल को। तो ये सारी चीजें, और जिस प्रकार के व्यक्तित्व थे, उनका व्यक्तित्व बड़ा शानदार व्यक्तित्व के प्रतीक होते। तो ये सारी चीजें देखने के बाद अगर कोई इस प्रकार की बात करे, इसमें राजनीति करे, तो कहीं तक अच्छा नहीं लगता। और छत्तीसगढ़ जो एक कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का विकास रुका हुआ है और आगे जो अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़ हो सकता है वो नक्सलवाद के कारण रुका हुआ है। देखिए दीपक बैज जी का कहना ये था, कोई भी चीज होती है तो उसको हर तरह से देखना जरूरी होता है। देखिए जैसे बाबूलाल जी ने कहा, बिल्कुल संशय है कि नक्सलियों द्वारा भी या तो ये जो लेटर भेजा गया है भटकाने के लिए भेजा गया है, और किसी भी प्रकार से जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसके द्वारा हमारे किए जा रहे हैं उसको रोका जाए, और कैंप में उन लोग को रोका जाए ध्यान भटकाने के लिए, उसके बाद भी धोखा दे दें। क्योंकि देखिए अब अगर बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते, तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा। दीपक बैज, मैं जो समझा हूँ ये कह रहे हैं, दीपक बैज ये कह रहे हैं कि सरकार प्रोपेगेंडा फैला रही है क्या, ये लेटर मिला, नक्सली सरेंडर करना चाहते हैं वाहवाही लूटने के लिए, मतलब ये इस एंगल से समझिए। मैं आ रहा था, जैसे एक एंगल बताया बाबूलाल जी ने, वैसे ही दूसरा एंगल एक ये भी है जो दीपक बैज जी ने जो बताया जी, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अचानक, क्योंकि वो टाइमिंग को देख करके आप अचानक से उसके थोड़े से पहले ये अचानक से हो जाता है। पिछली बार भी किसी बड़े नेता का दौरा था तो मई के आसपास एक लेटर आया था, लेकिन उसके बाद लेटर का कोई अता नहीं, नेता का दौरा हो गया था। तो सारे पहलुओं से देखना जरूरी होता है, और क्योंकि विपक्ष में रहते हुए हर एक पहलू को देखना जरूरी है। और मतलब विपक्ष का काम ही होता है, ये कह रहे हैं नजरिए से विपक्ष है चीजों को देखता है। जो पर्चे के ऊपर जो पर्चे निकल रहे हैं उस पर आप कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले भी पर्चा मिला था, कोई थे प्रवक्ता ही थे, उनका पर्चा था, बता रहे थे कि इतने साल में इतने नक्सली मारे गए, इतने इसी साल आंकड़े बराबर दे देते हैं जी। तो ये बताइए, मतलब ये इसलिए मतलब ये पर्चे आपको संशय की स्थिति में ला रहे हैं क्या निशिकांत जी?
सीधे जवाब। संजय जी देखिए क्या है, जो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष हैं श्री संजय बेज, उनका नाम हमने रख दिया संजय बेज। अच्छा। जब पहली बार 29 नक्सली कांकेर के पास मारे गए थे तो सबसे पहले वही आए थे सामने और कहा कि फर्जी एनकाउंटर। विषय क्या है, देखिए जब आपके माइंडसेट में डेवलप हो जाता है ना सर, जब आप सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं या एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं तो एक माइंडसेट और फिनोमिना है कि उसी लाइन पे चलना है। लेकिन अभिमन्यु मिश्रा जी का मैं एक जेस्चर को सलाम करता हूँ कि देखिए कई बातें जो है राजनीति से परे होके होती है। 400 से ज्यादा नक्सली हमने मारे, उसका एक्सेप्टेंस नक्सली का प्रवक्ता ही कर रहा है। और दूसरा प्रवक्ता कर रहा है वो तो ठीक है, ये जो कार्रवाई होती है वो सुरक्षा बल के जवान करते हैं, सरकारें नहीं करती। अपने जान को हाथ में लेके आगे बढ़ते हैं, उसके लिए हमें सुरक्षा देने के लिए अभिमन्यु मिश्रा जी सुरक्षा देने के लिए। तो जब आप ऐसे संदेह पैदा करते हैं तो उनका भी मनोबल गिरता है जी। लेकिन एक चीज जो बाबूलाल शर्मा जी ने कहा, देखिए इन लोग का इलाज जो है बाबूलाल शर्मा जी, ये जो सर्प है ना बड़े विषैले हैं और सपोले हैं, इन पे भरोसा करके इनको आस्तीन में बांधने का काम हमारी सरकार तो नहीं करने जा रही। हमारा जेस्चर बिल्कुल क्लियर है, ऑपरेशन क्लीन आउट। अब विषय ये आता है कि ऐसे इनका जो एक अटेम्प्ट ये ले रहे, इस अटेम्प्ट से क्या होगा? इस अटेम्प्ट से ये होगा कि हमारी चौकसी और बढ़ रही है। आप इस बात को संजय जी समझिए, बहुत दिनों बाद मैं स्वीकारता के साथ ये बात कह रहा हूँ कि बहुत दिनों बाद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ, शानदार इनपुट इंटेलिजेंस के साथ, ग्रामीणों का विश्वास, उसके साथ स्थानीय पुलिस का सहयोग, उसके बाद जो ये सफलता मिलती है वो अद्भुत है। और आप कल्पना कीजिए कि सुकून से बस्तर आगे बढ़ने वाला है और जिस तेजी से हम विकास की रफ्तार को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं कहीं नहीं चाहता, और मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और तमाम नेताओं से कहता हूँ, इन नरभक्षियों को कहीं से भी पोषित और संरक्षित करने के लिए कोई भी स्टेटमेंट मत दीजिए। ये मानवता के नरभक्षक हैं और इनके साथ टिट फॉर टेट करना चाहिए। दूसरा, महाभारत में एक आता है, प्रसंग आता है, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो सिर्फ 5 ग्राम। हम कहते हैं इनसे कि पूरा बस्तर खाली करके आप सीधा बंगाल की खाड़ी में समा जाओ, हमको कोई समझौता आपसे नहीं करना है। उसके आगे निशिकांत जी है, दे दो मुझको 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। तो धरती तमाम दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज के लिए न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था वो साधने चला। तो ये नहीं सधेगा इस बार जो हमको 2 चीज मिले हैं, एक तो ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री मिला है जो स्पष्ट नजरिया के साथ बिल्कुल राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहा है। दूसरा, हमारे राज्य में जो गृह मंत्री मिले हैं, क्या युवा जोश है। आज आप पहली बार देखे होंगे कि बीहड़ नक्सली के गांव में हमारा युवा गृह मंत्री मोटरसाइकिल से घूम रहे थे जी। तो ये जो जेस्चर है ना, आपको विश्वास अर्जित करने के लिए बहुत जरूरी है उन ग्रामीणों के बीच में जो लगातार उनके भय से हमको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, अब वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे विकास के कार्यों को समर्थन कर रहे हैं। और यही हमारे जेस्चर है, विकास से विश्वास अर्जित करके बस्तर को ऑपरेशन क्लीन आउट करना। ठीक है अभिमन्यु जी, संक्षेप में कुछ कहना चाह रहे थे? संक्षेप में बाबूलाल जी के पास जाऊंगा। जी मैं वही कह रहा था कि जिन्होंने जो कहा कि राजनीति करने के बाद और पार्टीवाद करने के बाद, बिल्कुल हम तो सरकार के साथ में है, गृह मंत्री अभी जो है उनका भी सहयोग करते हैं जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर पोषण करने की बात करते हैं तो उनके पिछले गृह मंत्री के यहाँ पे तो भाजपा कार्यालय में पर्चियां मिला करती थी नक्सलियों, उसको भी याद रखना चाहिए। ओडियम लिंगा को भी याद रखना चाहिए, जगत पुजारा को भी याद रखना चाहिए, इनको सब लोग को याद रखना चाहिए। सब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिनके नाम साथ में नक्सलवाद को जुड़ा। खैर वो एक अलग विषय है। उसके अलावा जहां तक कि नक्सलवादियों की बात है, मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि विपक्ष का एक अलग नजरिया होता है चीजों को देखने का। इसमें शायद इंदिरा गांधी जी ने विपक्ष के रूप में अटल और अडवाणी जी को लोकसभा में लाया था, क्योंकि अगर विपक्ष नहीं होगा तो आपकी स्वयं के आपके नुमाइंदे तो आपकी गलतियां निकालेंगे नहीं, आपके कोई भी गलत से गलत काम में भी हानि करेंगे। और ये जो विपक्ष मुक्त सपना देखने वाले लोग हैं, इनको विपक्ष की बातें कहां से अच्छी लगेंगी। ठीक है निशिकांत जी, संक्षेप में निशिकांत जी, बाबूलाल जी के पास जाऊंगा। देखिए अभिमन्यु जी, मैं कह रहा हूं आपको कि सिर्फ नक्सल को नहीं,
नक्सल एक्सेस को भी हमको ब्रेक करना है, और उसमें कोई भी होगा जी, भाजपा बोलो, कांग्रेस बोलो, कम्युनिस्ट बोलो, आम आदमी बोलो, व्यापारी बोलो, सरकारी नौकर बोलो, कोई भी होगा, एलिमिनेट मतलब एलिमिनेट। तो ये स्थिति पे हम बैठे हैं। दूसरा, आपने इंदिरा जी का नाम लिया तो मैं उनको कोट कर दे रहा हूँ कि जो 1971 में इंदिरा जी नहीं कर पाई और समझौता कर ली, हम समझौता नहीं करने वाले आखिरी गांव के आखिरी बैड एलिमेंट को एलिमिनेट करके ही मानेंगे। जी संजय जी। ठीक है बाबूलाल जी, ये जो पूरी बातें हैं, ठीक है, पहले ही बार में आपने पूरा विस्तार से बता दिया कि भाई नीति कैसी होनी चाहिए, बातें जो हो रही हैं क्या होनी चाहिए, वार्ता की पृष्ठभूमि कैसी होनी चाहिए, आधार कैसा होना चाहिए। लेकिन इस पर जो एक प्रश्न लगा, मैं अब उसे छोड़े बिना तो आपसे जाऊंगा नहीं मैं, यही कि प्रोपेगेंडा फैलाने की जो बात कही गई कि पहला पर्चा भी मिला, दूसरा पर्चा भी मिला, दूसरों पर पहले और दूसरे पर्चे में स्वीकारोक्ति भी मिलती है कि हाँ भाई आप तो मार रहे हो। पहले में बताया जाता है कि आपने 1 साल में इतने मार दिए, दूसरे में बताया जा रहा है आपने 15 महीने में इतने मार दिए। तो ये उपलब्धि के रूप में सरकार की ली जानी चाहिए या फिर कहा जाना चाहिए प्रोपेगेंडा फैलाने की कोई कोशिश है? बाबूलाल जी। देखिए, जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश है, जो लोग अनुमान कर रहे हैं या संदेह पैदा कर रहे हैं जी, इसमें कुछ कारणों से जो है संदेह हुआ है जी। जैसे जो पत्र आया है, उस पत्र में, जिस दिन पत्र आया है वो तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है और अंग्रेजी में अजय करके दस्तखत है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ा संदेह इसलिए हुआ है, या 2 कारणों से ऐसा हुआ होगा कि जिस दिन ये पत्र मिला उसके उसी दिन जो है, दूसरे दिन जो है बीजापुर में हमला किया। तो आप एक तरफ शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, एक तरफ हमला कर रहे हैं, मारने का प्रयास कर 2 जवानों को घायल कर दिया, गोलियां चला रहे हैं। तो ये विश्वास कैसे किया जाए इन लोगों पर? सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी चीज ये है, ये भी संदेह हो रहा है कि कहीं नक्सलियों में भी तो गुट नहीं बन गए हैं। एक गुट चाहता है कि हम शांति वार्ता करें, एक गुट चाहता नहीं हम तो गोली मारेंगे। ये भी एक संदेह पैदा हुआ है। और देखिए, जो प्रोपेगेंडा वाला मसला है, देखिए राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ संभव है। जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है वो भी संभव है और नहीं भी संभव है। लेकिन राजनीति जहां होती है तो राजनीति में कुछ भी किया जा सकता है। प्रोपेगेंडा भी बनाया जा सकता है ये साबित करने के लिए कि सरकार ने वाकई में 400 लोगों को मारना है। खुद नक्सली स्वीकार कर रहे हैं। मैंने आज तक ऐसे पत्रों में कभी भी नक्सलियों को ये स्वीकार करते हुए नहीं सुना है कि उनके लोग इतने लोग मारे गए, इतने लोग। जी जी, हाँ। तो ये जो स्थिति है थोड़ी बहुत संदेह पैदा करती है, इसलिए वो प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो है व्यक्तिगत रूप से इसमें कहीं कोई प्रोपेगेंडा नजर नहीं आता, क्योंकि पहले भी शांति वार्ता का प्रस्ताव ये लोग दे चुके हैं और पहले आंध्र में भी दे चुके हैं और उसका नाजायज उन्होंने फायदा भी उठाया, संगठन को मजबूत किया। ये 6 महीने आपको चुप करा देंगे और 6 महीने अपने संगठन को फिर से जोड़ के फिर ताकतवर बना लेंगे और फिर लड़ने लगेंगे। इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं, इसलिए मैंने वो संदेह पैदा किया। जी ठीक है, ठीक है। निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे? संजय जी, जो बाबूलाल शर्मा जी कह रहे थे संदेह वाली बात, और ये जो पर्चा फेंक के काउंटिंग बताया जा रहा है, देखिए इतना मेरी जानकारी में, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी जानकारी में इतनी बड़ी सफलता लगातार पास्ट में तो मेरी जानकारी में नहीं है। तो जब इतनी बड़ी सफलता मिल रही है तो उसका कैलकुलेशन होगा। इनको भी एहसास ये था कि वास्तव में इतने एग्रेसिव मोड में सुरक्षा बल, सरकार और केंद्र सरकार काम करेगी। लेकिन वास्तव में एक चीज और मैं इसमें बड़ा मतलब कोट करना चाहता हूँ, बड़े विश्वास के साथ, आदर के साथ, कि जिस प्रकार से हमको सहयोग मिला है वहां के स्थानीय ग्रामीणों का, ये अद्भुत है संजय जी। यही विश्वास हमको चाहिए था और ये विश्वास जब अर्जित हुआ तो इतनी बड़ी सफलता मिली। और आने वाले कुछ महीने में हम और आप खुली हवा में बस्तर के उस सुदूर वनांचल में सांस लेंगे बिना भय के कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये बदलता बस्तर है, बदलता छत्तीसगढ़, बदलता देश। जी संजय जी। ठीक है। अभिमन्यु जी, आपके समय भी तो एक शांति वार्ता का प्रस्ताव आया था, तो प्रश्न क्यों लगा रहे हैं भाई? अभी भी आ सकता है। प्रोपेगेंडा उस समय था क्या भाई? आपको भी 12 मार्च 2021 वो घोर कोरोना काल में आया था शांति वार्ता का प्रस्ताव, जबकि ना आप निकल रहे थे ना वो निकल रहे थे, सब घर में उस समय वास्तव में बंद थे। उस समय ये प्रस्ताव आया था शांति काल में, जब पूरी दुनिया शांति काल में थी, तब ये प्रस्ताव तो आपको मिला था। अभिमन्यु जी।
जी मैं वही निशिकांत जी को बता रहा था कि जो उन्होंने कहा कि अभी इतने बड़े ऑपरेशन किया है, जो जानकारी नहीं थी, जानकारी दे देता हूँ। 2018 में लगभग 600 घटनाएं साल की होती थी। 2023 में सिर्फ 81 घटनाएं एक साल में हुई थी, नक्सली घटनाएं। तो ये कमी आई थी हमारे 5 साल में। उसके अलावा जो कोविड काल के बीच में आया था, वो पहले 3 साल में हमारे कार्यकाल में लगभग 2000 सरेंडर किया था। ये पहले 3 साल का लगता है रेट खत्म ही नहीं होगा निशिकांत जी। तो मैं देता हूं उनको आग्रह देता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी वालों को ये दिखेगा नहीं। और हमने जो हिम्मत है कि उनके आपके साथ में खड़े होने की, जो हम पहले भी हुए, वो हिम्मत आप में नहीं है। अच्छा, ये तो मैं सीधे कहना चाह रहा। मैं तो लगता है निशिकांत जी आप कहेंगे, फिर अब मन्नू जी बुलवाएंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगा। लगता है कि मैं क्लोज कर रहा हूँ जी 10 सेकंड लूंगा। जी क्या है, राहुल की टीम में पूरे राहुल है। मैंने कहा कि इतनी बड़ी सफलता 400 के आंकड़े की हमको शायद नहीं मिली। बाबूलाल शर्मा जी और आप ज्यादा प्रकाश डालेंगे, ऐसी सफलता हमको कतई नहीं मिली। आप दूसरी दिशा में चले गए मन्नू जी। मैं कॉन्टेक्स्ट को समझाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी मैं आपका साधुवाद करूंगा कि ये जेस्चर आपका बना रहे अनटिल अनलेस आखिरी ये आदमखोर ना मारा जाए। ये जेस्चर आप बना के रखिए। ठीक है, तो आप सभी चर्चा में शामिल हुए। हालांकि बहुत ही निसंदेह जो बातें हो रही हैं। बाबूलाल जी करता हूं क्लोज। लगता है कि जल्दी में है बाबूलाल जी। मैं ये कह रहा हूं कि जो निशिकांत जी भी जो कह रहे हैं, मन्नू जी कह रहे हैं, मैं दोनों आपकी मुठभेड़ संख्या इन सब में कमी आई थी मैं समझता हूं, लेकिन इतनी बड़ी मुठभेड़ जिसमें कि लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं, उनके नेता मारे जा रहे हैं, कमांडर मारे जा रहे हैं, ऑपरेशन अंदर घुसता चला जा रहा है, मतलब अंदर से अंदर चला जा रहा है। आपने किया था अबू जमाड़ में, जब आपने एंटर किया था, वो पूरा क्षेत्र है जो कि जहाँ पर कि सर्वे ही नहीं हुआ है, अकबर के काल से सर्वे नहीं हुआ है। मैं गया हूँ वहाँ, मैं अंदर वहाँ गया था और मैंने वो देखा था जहाँ पर कि सरकार की सुविधाएं पहुँच रही थी, पहुँचना शुरू हुई थी। वो आपका ही काल था मन्नू जी, मैंने देखा है। लेकिन लगातार जो चीज़ें अभी हुई हैं पिछले 15 महीने में, मतलब बिल्कुल समझिए कि बुलेट ट्रेन जैसी, वो पहले नहीं थी जो निशिकांत जी कह रहे हैं। तो चलिए आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। और मन्नू जी बहुत बहुत धन्यवाद, निशिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ बाबूलाल शर्मा जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मुख्य बात यही है कि जो नक्सलियों के द्वारा दिया गया शांति वार्ता का प्रस्ताव है, उस पर कांग्रेस ने कुछ बातें तो जरूर उठाई हैं, पीसीसी अध्यक्ष ने, लेकिन एक तरीके से हम देखा जाए, इसके गूढ़ मायने देखे जाएं, इसकी गंभीरता देखी जाए, तो इनमें जो शर्तें रखी गई हैं उसे मानने से एक तरीके से स्पष्ट रूप से सरकार ने मना कर दिया है और कहा है कि अगर वार्ता करनी है तो संविधान के छत के नीचे आइए, संविधान मानिए, नियम कानून मानिए, हिंसा छोड़िए और निःशर्त वार्ता के लिए आइए। अगर वार्ता करनी है तब देखते हैं आगे क्या होता है, इसमें और भी क्या डेवलपमेंट होता है, आगे और कौन से कदम उठाए जाते हैं या फिर और भी कौन सी बातें आती जाती हैं। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।